नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष कुमार तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनियों, मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार। और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम भूगोल का अध्याय 4 कृषि पढ़ रहे थे और आज उसका हमारा अंतिम और फाइनल लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। तो हमने लेक्चर 1, 2, 3 में बहुत धमाकेदार पढ़ा, हमने बहुत कृषि की स्थिति जानी, कृषि की स्थिति क्या है। पर आज हम ये जानते हैं कि कृषि हजारों सालों से देश में करी जा रही है। सुधार क्या हुआ है कृषि में, कृषि ने हमारी अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव डाला है, वैश्वीकरण का, भूमंडलीकरण का भारत की कृषि पे क्या प्रभाव है, ये सभी हम लोग जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर नंबर 4, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। अब देखिए, तो समय के साथ क्या है, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी में सुधार होना चाहिए, संस्थागत जो संस्था है उनमें सुधार होना चाहिए। जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था संसाधन एवं विकास, मैंने उसमें आपको समझाया था कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रकृति तो है ही, प्रकृति की तो हमें जरूरत है ही। भाई आज हम कोई भी क्रॉप, कोई भी फसल उगाएंगे, जमीन पे उगाएंगे, जमीन हमारे लिए प्रकृति है। पर इस प्रकृति को पहचानेगा कौन, इस प्रकृति को पहचानेगा कौन, मानव पहचानेगा। और इस प्रकृति से जो चीज हमें मिल रही है उसे संसाधन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए भैया, हमें प्रौद्योगिकी चाहिए। और वो प्रौद्योगिकी कहां पे इस्तेमाल करोगे, सड़क पे ले जाकर तो लगाओगे नहीं मशीन को, कहां पे लगाओगे भैया, संस्थाओं में लगाओगे। देखो पहले चैप्टर से चौथे चैप्टर को, फोर्थ चैप्टर को लिंक करवा रहा हूं, इसलिए कहता हूं हर चैप्टर, हर एक एक वर्ड, एक एक शब्द हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये जो त्रिभुज बनाया था, ये जो त्रिभुज उस समय बनाया था, ये त्रिभुज अब भी तक आपके काम आ रहा है। इस त्रिभुज को दिमाग में बिठा लेना। और अगर आपकी कॉपी बहुत अच्छा टीचर चेक करता है और अगर आप ये त्रिभुज बना देते हो तो सच में बेहतरीन नंबर वो आपको दे करके जाएगा। आप उसको समझा देना कि भाई बिना प्रौद्योगिकी के, बिना संस्थाओं के हम लोग क्या है, संसाधन नहीं बना सकते हैं। और संसाधन हमारे लिए जरूरत है, और संसाधन है क्या, जिसकी हमें आवश्यकता हो, हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरतों को पूरा करते वही संसाधन है। तो आज हम ये बात कर रहे हैं कि कृषि हमारे देश में बहुत से सालों से करी जा रही है, हाँ, पर कुछ तो बदलाव होना चाहिए, कुछ तो सुधार होना चाहिए। भाई मेरे दादाजी धोती पहनते थे, मेरे पापा पैंटों पे रहे, मैं जींस पहनने लग गया। अब मेरे भतीजा भतीजी, मेरे आने वाली जनरेशन पता नहीं क्या पहनेगी। ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी का प्रभाव है। समय की मांग है कि हम समय के साथ क्या है, धीरे 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 परिवर्तन करना शुरू कर दे। तो उसी प्रकार से क्या है, कृषि में भी क्या है, परिवर्तनों की जरूरत है। जरूरत है कृषि में भी क्या हो, सुधार हो, और ऐसे सुधार हो जिससे क्या हो, उपज बढ़े। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारत की जनसंख्या तो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, तो उपज को बढ़ाना भी क्या है, ये हमारी एक चुनौती है, चैलेंज है। और इसीलिए हम हरित क्रांति पर चर्चा कर चुके हैं। तो जब जनसंख्या बढ़ रही है, आप अपनी उपज बढ़ा रहे हो, तो आपको अपनी टेक्नोलॉजी में सुधार करना पड़ेगा। आपको अपने इंस्टीट्यूशंस, आपको अपनी संस्थाएं क्या है, बेहतरीन बनानी पड़ेगी। जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस है वैसे आपको बनाने पड़ेंगे, तभी जाकर के क्या है, हम पूरे विश्व के बराबर में आकर के खड़े हो पाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है। कृषि ही तो क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था है। पूरी की पूरी जो इकोनॉमी भारत की टिकी हुई है वो किस पे टिकी हुई है, कृषि पे टिकी हुई है। तो कृषि तो हजारों सालों से करी जा रही है। हमारे दादाजियों ने भी कृषि करी, हमारे पापा और भी कृषि कर रहे हैं, भी तो अब भी तक भी क्या है, कृषि चलती आ रही। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता की तथा जमींदारी आदि समाप्त करने की प्राथमिकता दी गई। देखो अब स्वतंत्रता के पश्चात क्या है, जब सरकार ने ये बात देखी कि भाई स्वतंत्रता, अब हमें आजादी मिल चुकी है, अब जो सिस्टम है ना वो अंग्रेजों के हिसाब से नहीं चलेगा। ये सिस्टम किसके हिसाब से चलेगा, भारत के लोगों के हिसाब से चलेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब भारत को आजादी मिली 1947 में, भारत को जब आजादी मिली, और मैं आपको कह चुका हूं भारत के राष्ट्रवाद में मैंने कहा था, भारत का जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में भारत के जो महापुरुष है, भारत के जो लोग हैं, उन्होंने बहुत सी सीख ली है, बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने महसूस कर लिया कि इन चीजों में हमें सुधार आ जाना चाहिए। अगर ये चीज हमें बहुत जल्दी सुधार आ जाए तो हमें जल्दी आजादी मिल जाएगी। और आजादी मिलने के बाद तो 110% हमें सुधार करना पड़ेगा। तो 1947 में आजादी मिलने के बाद सभी महापुरुषों के 2 लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य तो यह था कि हम क्या करें, भारत में लोकतंत्र का स्थापन करें। पहला तो यह था कि हम भारत में लोकतंत्र की स्थापना करें, और दूसरा यह था कि हम विकास करें। ये विकास किसका, विकास हो समूचे समाज का। समूचे समाज का मतलब सभी समाजों का विकास हो, एक समाज का विकास ना हो। ऐसा ना हो पुरुषों का विकास हो, महिलाओं का ना हो, अगड़ी जातियों का विकास हो, पिछड़ी जातियों का ना हो, सभी का, समूचे समाज का विकास होना चाहिए। तो अब जो किसान है तो वो गरीब है, तो उसका भी क्या हो, विकास हो।
और उसके विकास, और जमींदार क्या है, अमीर है, तो उनको रोको, अभी किसानों का क्या करो, विकास करो। तो उसके लिए क्या कुछ सुधार करने की जरूरत है। जोतों की चकबंदी, जोत मतलब जो फील्ड है आपके पास उसकी चकबंदी। अब हुआ क्या है, जो जोत है, जो आपके पास फील्ड है, जमीन है, वो छोटे छोटे भागों में बट जाती है। क्यों बट जाती है अभी हम समझेंगे आगे। उसकी चकबंदी करना मतलब कंसोलिडेट करना, एक जगह इकट्ठा करके उसे बड़ी जमीन बनाना। सहकारिता, सहकारिता समितियां हम लोग अर्थशास्त्र से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और जमींदारी सिस्टम क्या है, जमींदारी सिस्टम वो लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं। और वो जमीनें आई कैसे हैं, जो क्या है, अंग्रेजों ने अपॉइंट करा है कि भाई आप क्या करोगे, किसानों से टैक्स लोगे, रेवेन्यू लोगे, कर लोगे, राजस्व जो है वो लेना है। जब क्या होता था, जैसे किसान के पास मान लो किसान की जो कमाई है वो 100 रुपए, इस 100 रुपए में से अगर उसको 10 रुपए कर देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 90 रुपए बचेगा। पर उससे कर कितना ले रहे हैं, 80 रुपए का कर ले रहे हैं। जब 80 रुपए का कर ले रहे, बच 20 रहा है। और कभी कभार मान लो कि क्या हुआ है, इनकम ही 70 रुपए की हुई है, तो फिर तो उसे कर 80 देना, तो 10 का नुकसान हो गया। ऐसा करते करते क्या होता है, वो एक जाल में फंस जाता है, वो कर्ज जाल में फंसता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि उसकी जमीन वो कौन है, जमींदार ले लेते हैं। तो आजादी के बाद क्या है, सरकार जमींदारी सिस्टम को खत्म करती है, इस प्रथा को खत्म करती है। पर सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने से बदलाव नहीं आता, तो जो बदलाव है वो अंदर से आता है, इंटरनली बदलाव आता है। तो जमींदार तो मानेंगे नहीं, तो वो तो अपने जो जुल्म है वो करते ही जा रहे हैं। तो जोतों की चकबंदी करना, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने की प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य। पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना मतलब जो 5 सालों के लिए योजना बनाई जाए। तो भारत ने क्या करा था, जैसे आजाद होने के बाद भारत ने ये सोचा कि हमारी जो योजना है, हमारी प्लानिंग है वो कैसी होनी चाहिए। तो इन्होंने यूएसएसआर, सोवियत संघ जो आज का रशिया है, उस समय काफी देश मिलाकर के सोवियत संघ था। और 1990-1991 में क्या है, वो सोवियत संघ टूट जाता है, बिखर जाता है और छोटे छोटे देश बन जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा देश रूस या रशिया जिसे हम लोग कहते हैं वो होता है। तो उस समय क्या है, सोवियत संघ में जो प्लानिंग का जो मॉडल है, योजना का जो मॉडल है वो कौन सा था, पंचवर्षीय योजना था। इसमें क्या था कि भाई आप 5 साल के लिए, 5 ईयर प्लान बोले जाते हैं, 5 साल के लिए आप क्या है योजना बना लो कि आने वाले 5 साल में हम ये काम करेंगे। 5 साल में हम 5 डैम बनाएंगे, बांध बनाएंगे। 5 साल में हम कृषि में ये उन्नति करेंगे। 5 साल में हम इतने उद्योग लगाएंगे, इतना हम इसमें खर्चा करेंगे। तो 5 साल के लिए एक बड़ी प्लानिंग कर लेना, तो उसे हम पंचवर्षीय योजना कह रहे हैं। तो ये जो पंचवर्षीय योजना, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना आई वो 1951 से आई। और कितने सालों के लिए है, 5 सालों के लिए है। तो 1956 तक चलेगी। 1951 से 1956 तक क्या है, पंचवर्षीय योजना चलती है। और इस पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य, लैंड रिफॉर्म करना है, भूमि सुधार करना है। अब इस भूमि सुधार में क्या करेंगे, तो भैया भूमि सुधार में हमें यह काम करना है कि किस तरीके से क्या हो, हमारे पास बराबरी हो, समानता हमारे पास हो। वो बहुत ज्यादा क्या है, हमारे लिए जरूरी है। हमारे लिए समानता है तभी जाकर के क्या है, हम इक्वल हो पाएंगे। तो जो सरकार की कोशिश है भूमि सुधार में क्या हो, जो गरीब किसान है उसके पास भूमि मिले, जो जमींदारों के पास भूमि है, जमीन है, वो कम हो और गरीबों तक पहुंचे। तो भूमि में लैंड रिफॉर्म करना है, सुधार लाना है कि भाई किसी के पास तो बिल्कुल ही जमीन नहीं है और किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन ये नहीं होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। और अगर आपने कक्षा 9वीं में अर्थशास्त्र का पहला अध्याय पढ़ा होगा, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पालमपुर गांव की कहानी, तो उसमें भी क्या बताया गया है कि जो जमीन का जो बंटवारा है वो क्या है, सेम नहीं है, बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। जो दलित है वो भूमिहीन है, उनके पास जमीन ही नहीं है। फिर एक ऐसे किसान है जिनके पास बहुत कम जमीन है, फिर एक ऐसे किसान है जिनके पास 10-10 हेक्टेयर से भी ज्यादा क्या है, जमीन है। तो ये जमीनों में क्या है, सुधार होना चाहिए। भूमि सुधार कानून सरकार लेकर के आती है। ये जैसे आपको दिख रहा है क्या है, ट्रैक्टर से क्या करी जा रही है, जुताई करी जा रही है, प्लगिंग करी जा रही है। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण ये टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। अब देखो, जैसे मान लो कि मेरे पापा हैं, मेरे पापा जी क्या है, फार्मर है, किसान है। और मान लो कि मेरे पापा जी के, हम लोग क्या है, 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे। ये जमीन जो है ये पापा जी की, ये पूरी की पूरी जमीन पापा जी की है। अब जब तक पापा जी की है तब तक बढ़िया है। फिर पापा जी ने सोचा नहीं, अब बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को जमीन बांट देनी चाहिए। तो जमीन बांटेंगे तो क्या करेंगे भैया, इसके 4 टुकड़े होंगे, 1 2 3 और 4। पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा और चौथा टुकड़ा। कितने हो गए, 4 टुकड़े हो गए। अब ये जो जमीन इतनी बड़ी थी, अब वो क्या है, 4 टुकड़ों में बट गई। तो अब क्या हो गया भाई, पहले पूरी जमीन पर उत्पादन कर सकते थे, अब क्या है भाई, बड़ा वाला भाई इसमें पता नहीं, हो सकता है गेहूं उगाए, दूसरा वाला हो सकता है चावल उगाए, तीसरा वाला सोचे नहीं मैं तो गन्ना उगाऊंगा, और चौथा वाला पता नहीं क्या से क्या उगाए। तो चारों की जो जमीन है क्या है, बढ़ चुकी है। तो ये चकबंदी करना जरूरी है, कंसोलिडेट करना जरूरी है कि हम इसे इकट्ठी करें, क्योंकि ज्यादा जमीन होगी तो उत्पादन क्या होगा, ज्यादा होगा।
भूमि सुधार के कानून तो बने परंतु इनके लागू करने में ढील की गई। तो भारत में क्या है, कानून बन जाते हैं पर उसे लागू करने में क्या है, बहुत ज्यादा ढील हो जाती है, सुस्ती दिखाई जाती है, डिले हो जाता है काम। 1960 और 1970 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। तो 1960 और 1970 के बीच में कृषि सुधार की शुरुआत की जाती है। और ये कौन सा वाला दौर है, कौन सा वाला दौर है, ये दौर है हरित क्रांति का। कौन सा दौर है, ये हरित क्रांति का दौर है। जब क्या चल रहा है, ग्रीन रिवॉल्यूशन चल रहा है। तो उस समय में तो सुधार हुए ही हैं कि हम ज्यादा ज्यादा क्या प्रौद्योगिकी लेकर के आ रहे हैं। HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, उच्च पैदावार वाले बीज लेकर के आ रहे हैं, रासायनिक उर्वरक लेकर के आ रहे हैं, रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक हम लोग लेकर के आ रहे हैं। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई। पैकेज टेक्नोलॉजी का मतलब क्या, आपको पूरा पैकेज दिया जाएगा। जैसे कभी कभार जिसकी सर्विस लग जाती है उसको बोलते हैं नहीं, साल का 10 करोड़ का पैकेज है, पूरे साल का पैकेज, उसमें खाना पीना रहना सब कुछ हम दे देंगे, पैकेज दे दिया। तो यहाँ पे पैकेज टेक्नोलॉजी, भाई टेक्नोलॉजी का पूरा पैकेज दिया जाएगा। आपको HYV सीड्स भी देंगे, आपको ट्रैक्टर भी होगा, आपको पूरी पैकेज है, टेक्नोलॉजी का पूरा पैकेज है। किस में है, एक तो हरित क्रांति में। हरित क्रांति की चर्चा तो मैं बहुत बार कर चुका हूं, हर बार करता हूं, और आज चर्चा करेंगे श्वेत क्रांति की। देखो हरित क्रांति किससे जुड़ी हुई है, कृषि से जुड़ी हुई है, कृषि से जुड़ी हुई है। श्वेत क्रांति किससे जुड़ी हुई है, भैया दूध से जुड़ी हुई है, जो मिल्क दूध पीता है भारत, तो भारत जो दूध पीता है उससे जुड़ी श्वेत क्रांति। इसकी मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी बता देता हूं श्वेत क्रांति की क्या है। सबसे पहले इनके बारे में जान लीजिए, ये कौन है, डॉक्टर वर्कजेन कुरियन है, ठीक है, डॉक्टर कुरियन, या आप इन्हें डॉक्टर VK कुरियन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन है, ये फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन है, श्वेत क्रांति के जनक है, या इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हिंदी में भी मिल्क मैन ऑफ इंडिया ही कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे भारत का दूध वाला, ठीक है। तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया ही कहते हैं। तो ये मिल्क मैन ऑफ इंडिया है। इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, इन्होंने क्या करा, गुजरात में जो आप अमूल देखते हैं ना, अमूल दूध पीता है इंडिया, तो अमूल की शुरुआत इन्होंने ही करी है। गुजरात में एक जगह है, एक कस्बा है जिसका नाम है आनंद, वहां पे इन्होंने क्या करा, इसकी शुरुआत करी। इन्होंने जो गांव के आसपास के जो लोग हैं जो दूध का व्यापार करते हैं उनसे क्या है कांटेक्ट करा, उनको जोड़ा, और वहां पे क्या छोटी छोटी डेयरियां खोलना शुरू करी, वहां पे बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ। और एक समय 1970 के दशक में आते आते क्या होना शुरू हो गया, बहुत ज्यादा दूध में क्रांति आ गई, ऑपरेशन फ्लड वहां पर आ जाता है, मतलब बिल्कुल बाढ़ आ जाती है, किसकी, दूध की आ जाती है। क्योंकि अब इससे देखो बेनिफिट क्या हो, एक तो जितने भी आसपास के गांव वाले उन सबको जोड़ लिया दूध के लिए, तो दूध एक जगह इकट्ठा होने लग गया, फिर वो पैकेट्स में पैक होकर के लोगों तक पहुंचने लग गया। पहला फायदा तो ये हुआ कि दूध क्या है, एक लेवल पर आकर के सब तक पहुंचने लग गया। दूसरा फायदा ये हुआ कि जो दूध जो बेचता था, जो आम लोग था जो दूध बेचते थे, उनको कोई फायदा नहीं होता था। तो अब ये एक ऐसे पर्सन है जो फायदा लोगों को भी करवा रहा है, जो दूध दे रहा है उसको भी फायदा करवा है, तो गरीबी भी हट रही है और लोगों तक दूध भी पहुंच रहा है। तो इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, सल्यूट करते हैं हम इन्हें। सच में इन्होंने जो दूध में क्रांति लेकर गए, श्वेत क्रांति लेकर गए, वो काबिले तारीफ थी। तो श्वेत क्रांति में और हरित क्रांति में पैकेज टेक्नोलॉजियों में सुधार सरकार करती है, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। अब जो प्रॉब्लम आई वो यही आई, हरित क्रांति जो होती है, हरित क्रांति कहां पर होती है, पंजाब, हरियाणा और जो यूपी वाला भाग है, यूपी में भी जो वेस्टर्न यूपी है, पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, उन्हीं में क्या होता है, ज्यादा प्रभाव होता है, क्योंकि वहां पर सिंचाई की सुविधा अच्छी होती है, टेक्नोलॉजी अच्छी पहुंचती है, और वहां पे जो किसान है वो समृद्ध किसान है, अमीर किसान है। क्यों, क्योंकि उनके भाई क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी के लिए पैसा चाहिए, कहां से लाओगे, HYV सीड्स के लिए पैसा चाहिए, कहां से लाओगे, तो जिसके पास पैसा है वही खर्चा कर पा रहा है। तो यहां से क्या हुआ, पंजाब का, हरियाणा का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत ज्यादा विकास हो गया। तो फिर दूसरे राज्यों का क्या करें, दूसरे राज्यों का तो नहीं माना, तो विकास क्या है, किसी क्षेत्र में ही सीमित रह गया। आप श्वेत क्रांति की बात करोगे तो गुजरात का जो आनंद वाला टाउन है, गुजरात वाला जो टाउन, वो काफी डेवलप हो गया, काफी विकसित हो गया। तो ये क्या है कि जो विकास है ना, वो कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रह गया, वो आगे तक नहीं बढ़ा। इसलिए 1980 तथा 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित थे। 1980 और 1990 में भूमि विकास कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम गए जिससे क्या हो, भूमि का विकास कराया जाए, भूमि पे ज्यादा ज्यादा उपज बढ़ाई जाए, भूमि का और भी विकास हो। और कैसे कार्यक्रम है, संस्थागत कार्यक्रम, इंस्टीट्यूशंस खोले गए, ठीक है, संस्थाएं खोली गई, तकनीकी सुधार, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी प्रॉब्लम्स है, उनमें सुधार करा गया। और 1990 का दशक तो वैसे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ था 1990 के बाद, LPG की पॉलिसी आई थी। LPG क्या है, गैस वाला नहीं है, क्या है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण।
इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित है। अब देखो क्या क्या काम करेंगे। अब जो किसान है अगर उसको सूखा, बाढ़, चक्रवात मतलब जो तूफान आ जाता है, आग लग जाती है, अगर फसलों में कोई बीमारी से कोई फसल खराब हो जाती है, उसके लिए सरकार ने क्या करा है, बीमा का प्रावधान करा है, प्रोविजन करा है, इंश्योरेंस का प्रोविजन करा कि अगर आपकी फसल खराब हो जाएगी तो इतना पेमेंट है आपको सरकार कर देगी। और किसानों को क्या हो, कम दर पर ऋण सुविधाएं। ये बात तो हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हुए बार बार कह रहा हूं कि सामाजिक के चारों विषय इंटर रिलेटेड है। एक अच्छे से पढ़ोगे दूसरा समझ में आएगा, दूसरा पढ़ोगे तीसरा अच्छे से समझ में आएगा, तीसरा पढ़ोगे चौथा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यह विशेषता है सामाजिक विज्ञान की। जो लोग पूछते हैं सामाजिक विज्ञान क्यों, अरे भाई बहुत कुछ है सामाजिक विज्ञान में जानने के लिए। तो हमने ये पढ़ा है कि सस्ती दरों पे क्या हो, किसानों को ऋण दिया जाए। ये हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पढ़ चुके हैं, जो कि अर्थशास्त्र का चैप्टर है। वापस वही बात आ रही है कि किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान कर रही है सरकार। ग्रामीण बैंक वहां पे खोले जा रहे हैं, सहकारी समितियां भी हम पढ़ चुके हैं और बैंकों की स्थापना करी गई। क्योंकि लोन कौन देगा, आप या मैं तो दूंगा नहीं, हम तो खुद कंगाल है कौन देगा, बैंक देगा। तो इसलिए ज्यादा क्या करो, बैंकों को खोला जाए। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना PIS भी शुरू किया गया। तो देखो किसान क्रेडिट कार्ड जो शुरू करा गया वो 1998 में शुरू करा गया था। इसके तहत क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन दिया जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन क्या है, जो कुछ छोटी अवधि के लिए क्या है, लोन दिया जाएगा। छोटी अवधि के लिए लोन मतलब भाई 3 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 1 साल तक के जो अंतराल के लिए आपको लोन चाहिए, ऐसा लोन आपको बैंक देंगे। इसमें चाहे ग्रामीण बैंक हो वो भी दे सकते हैं, बड़े बैंक है वो भी दे सकते हैं, सहकारी जो बैंक है वो भी दे सकते हैं। उनको बोला आप बैंक को पैसा दो। और उसके अलावा अगर जो किसान जो ले रखा है जिसने क्रेडिट कार्ड, उसके लिए क्या है, अगर उसकी कोई तबीयत खराब हो जाती है, उसको बड़ी दुर्घटना हो जाती है, तो उसको 50,000 का, और अगर आदि कुछ 50,000 उसकी मृत्यु पर है और 25,000 उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, पंक्ता आ जाती है, तो उसको दिए जाएंगे। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में भी यही था कि अगर कोई भी जो किसान है, अगर उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है, उसकी तबीयत खराब होती है, जिससे कि उसकी आय पे असर होता है, तो उसके लिए सरकार कुछ उसको पैसा देगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन में किसानों के लिए मौसम की जानकारी के लिए बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। तो अब सरकार ने क्या करा, आकाशवाणी जो रेडियो पर होती थी, हाँ भाइयों आज मौसम बहुत, बादल गरज रहे हैं, ये बरसेंगे, बादल बरसेंगे रे मेघा बरस, तो वो बादल बरसने की क्या सूचना किसानों तक जाए। टीवी पे दूरदर्शन भैया फेमस चैनल है भारत का, ठीक है, और सच में वो बहुत बेहतरीन चैनल है, लोगों को देखना चाहिए। जो अच्छे लोग होते हैं ना वो वही देखते हैं, फालतू वाले तो पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं। सही न्यूज जो है वो दूरदर्शन ही देता है। तो आकाशवाणी, दूरदर्शन ऐसे कार्यक्रम सरकार ने चलाया जिससे जो किसान है उसको मौसम के बारे में, भाई आज बहुत तेज बारिश होने वाली है, तो वो तैयार रहे कि भाई मुझे मेरी फसलों को कैसे बचाना है। सूखा पड़ने की आशंका है तो फसलों को कैसे बचाना है, तो सरकार किसानों को धीरे धीरे क्या है, तैयार करती जा रही है। किसानों को बिचौलिया और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लिए लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। देखो अब न्यूनतम सहायता मूल्य, खरीद मूल्य, हम लोग ये भी शास्त्र में पढ़ चुके हैं। किसानों के बिचौलिया क्या होता है, जैसे मान लो ये जो X% है ना, ये क्या है, किसान है, और जो इसको जो सामान सच में बेचना चाहिए वो Y% को बेचना चाहिए। ये Y% कहां पर है, मंडी है, जहां पे सच में क्या होगा, इसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, बड़े शहर में जाकर के उसको बेचना है। अब क्या हुआ भैया, मैं आ गया बीच में, मेरा नाम है मनीष, तो मैं क्या है बीच में आ गया, और बीच में जब आया तो मैंने क्या करा, X को बोला, ये जो किसान, मैंने बोला यार जो भी आपका गेहूं है वो आप मुझे दे दो, मैं बेच दूंगा। आप इतनी दूर जाओगे, आपका खर्चा होगा, ये वो हलाना फलाना टीम का, आप मुझे दे दो। तो मैंने क्या करा, इसका जो सच में जो गेहूं की कीमत है 1 किलो की 40 रुपए मान करके चलते हैं, 1 की 40 रुपए कीमत है। मैंने इसको बोला यार मैं तो क्या है 10 रुपए से ज्यादा में नहीं लूंगा, मैं तो 10 रुपए से ज्यादा में बिल्कुल भी नहीं लूंगा। अब क्या हुआ, वो बोलेगा नहीं यार 10 तो बहुत जाता, तो मैं हद मार के मैंने बोल दिया भाई 15 रुपए। मैंने उसको बोल दिया देख यार मैं इतनी दूर जाऊंगा भी, पैसे भी खर्च होंगे, तेल भी जलेगा गाड़ी का, तो 15 रुपए तो देने पड़ेंगे। वो किसान सोचता है ठीक है 15 तो ले जाओ। अब सारी मेहनत जो करी किसान ने करी, और ये क्या है, ये मैंने क्या है 15 के हिसाब से 100 किलो गेहूं खरीद लिए। तो ये जो गेहूं मैंने खरीदे कितने के हुए भैया, 1,500 रुपए के। अब यही गेहूं में क्या है, यहां पर जाकर के बेचूंगा। जो अब यहां पर जाकर के बेचे तो इसकी कीमत चलो मान लो 40 रुपए, कितना, 4,000 है। अब मैंने उसको कितने दिए थे, 1,500, और मान लो 500 रुपए मेरे तेल में जल गए, गाड़ी का खर्चा आ गया, तो कितना हो गए, 2,000।
खर्चा 2000 का हुआ है, कमाए 4000 है, मतलब फायदा कितने का हुआ भैया, प्रॉफिट कितने का हुआ, 2000 का हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ, 2000 का हुआ। तो इस प्रकार से क्या है, जो दलाल होते हैं, जो बिचौलिया होते हैं, वो कमाते हैं। तो सरकार ने बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य सरकार ने घोषित कर दी कि इतने तो कम से कम किसान को बेचना ही है, इतने में पैसे देने ही, और खरीद मूल्य लोगों को इतने में खरीदना ही पड़ेगा। अब आ जाते हैं ग्रामदान और भूदान। देखो, ग्रामदान और भूदान को समझने से पहले आपको एक स्टोरी समझाता हूं। स्टोरी है विनोबा भावे जी की। किसकी है, विनोबा भावे जी की। विनोबा भावे जी कौन है, विनोबा भावे जी स्वतंत्रता सेनानी है, ठीक है। हमारे आज़ादी के दौरान उन्होंने काफ़ी स्वतंत्र आंदोलन में भाग लिया है। गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक है, गांधी जी को, बापू को बहुत बड़े समर्थक है। तो गांधी जी ने जो अपना स्पिरिचुअल ईयर है, स्पिरिचुअल ईयर, ठीक है, स्पिरिचुअल ईयर का मतलब क्या होता है, जो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी है, क्या है, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी है। तो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है, जो भाई स्पिरिचुअल होता है, जो आध्यात्मिक, जो भगवान के प्रति बहुत विश्वास होता है, ठीक है। मतलब जैसे मान लो आज मैं कोई संत हूं और मैं कल को बोल के जाऊं मेरे मरने के बाद जो भी ये आध्यात्मिक, जो आश्रम है, ये सब कुछ जो है, ये जो भगवान से रिलेटेड जो कुछ भी, वो इस पर्सन का होगा, इस प्रसंग में। तो आध्यात्मिक जो उत्तराधिकारी मैंने घोषित करा है, मैंने उसको करा। तो महात्मा गांधी जी ने अपना आध्यात्मिक जो उत्तराधिकारी है वो किसको घोषित करा था, विनोबा भावे जी को घोषित करा। तो जब विनोबा भावे जी चल पड़े, उनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया और 1948 में बापू जी की हत्या कर दी जाती है। तो उसके बाद क्या है, जो विनोबा भावे जी हैं वो पूरे गांव-गांव में, शहरों में घूमते हैं, बापू के विचारों को लोगों तक पहुंचाते हैं, और ये जो बापू के विचार हैं वो हर घर तक पहुंचाने की उनकी इच्छा होती है। तो एक बार वो क्या, आंध्र प्रदेश के एक गाँव में गए हुए होते हैं। वहां पर जब जाते हैं तो बहुत से भूमिहीन जो लोग हैं वो क्या होते हैं, आते हैं उनके पास। बहुत से भूमिहीन आते हैं और बोलते हैं, विनोबा भावे जी हमारे पास तो जमीन ही नहीं है, हम कैसे हमारा पालन पोषण करें, कैसे हम कृषि करें, हमारे पास तो जमीन ही नहीं है, तो कुछ तो करो विनोबा भावे जी। तो वो विनोबा भावे जी बोलते हैं, ठीक है भाई मैं सरकार से बात करूंगा। बोले ठीक है मैं सरकार से बात करूंगा। तो बोले ठीक है आप सरकार से बात करके बता देना, हम कोशिश करेंगे कि आपके क्या हो, जमीन मिल जाए। ये बात विनोबा भावे जी कहते हैं। तो वहां पर श्री रामचंद्र रेड्डी जी होते हैं। श्री रामचंद्र रेड्डी जी बीच में से खड़े होते हैं और बोलते हैं, रुको रुको, आप जो 80 भूमिहीन लोग हैं ना, उनको 80 एकड़ जमीन देने का हम वादा करते हैं। 80 भूमिहीन लोगों को 80 एकड़ जमीन देने का हम वादा करते हैं। अब ये बात क्या है, विनोबा भावे जी बोले, यार कहां से देंगे, कहां से दे देंगे 80 एकड़ जमीन, किसके पास पड़ी है 80 एकड़, सरकार से बात तो करने देते रेड्डी साहब। अरे बोले काहे की सरकार से बात करनी, हम दे देंगे 80 एकड़ जमीन 80 भूमिहीनों को। बोले ठीक है भाई 80 एकड़ दे देंगे। अब 80 एकड़ जमीन भूमिहीनों को दे देंगे कहां से, ये बात दिमाग रामचंद्र रेड्डी के भी चल रही थी और विनोबा भावे जी के भी चल रही थी। तो सरकार उस समय क्या कर रही है, भूमि सुधार कानून कर रही है, जो लैंड रिफॉर्म से सरकार वो कर रही है, भूमि सुधार कानून सरकार बना रही है। अब भूमि सुधार कानून में सरकार का एक ये भी उद्देश्य है कि जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया जाए। एक लिमिट से ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं होनी चाहिए। सरकार कहते हैं कि 2 एकड़ से ज्यादा जमीन कोई भी नहीं रखेगा, 2 एकड़ से ज्यादा जमीन कोई भी नहीं रखेगा। तो अब ये क्या हो रहा है, देखो कुछ काम क्या इंसान डर से भी करता है, कुछ काम इंसान डर से भी करता है। जब जमींदारों को यह बात पता चली कि भैया क्या हो रहा है कि सरकार भूमि सुधार कर रही है और जमीन पे लिमिट लगा रही है, जमीन पे लिमिट लगा, जैसे नोटबंदी हुई तो नोटबंदी हुई तो लोग भाग भाग के बैंकों में जमा करा के आगे, बोले नहीं यार बाद में तो रेड पड़ जाएगी। तो इससे अच्छा हुआ क्या है कि हम पहले ही क्या करते, दान कर दे लोग, बोले भाई तू भी ले ले 1 लाख, तू भी ले ले 50,000 तू भी ले ले। उसी प्रकार से क्या हुआ, जब जमींदारों को पता चलने लगा कि यार 2 एकड़ से ज्यादा हम जमीन नहीं रख सकते, उदाहरण दे रहा हूँ, श्योरिटी नहीं है 2 एकड़ ही हो, सपोज जमीन को लिमिट कर देगी सरकार। तो ये बात जब जमींदारों को पता चली तो जमींदारों ने क्या करा, खुद ही पहले से लो, तुम गरीब किसान हो, तुम्हारे पास जमीन है, ये वाली जमीन ले लो, तुम ये वाली जमीन। अपनी काफी जमीनें जमींदारों ने क्या कर दी, दान कर दी। किसको, जो गरीब किसान है, जो भूमिहीन किसान है उनको। तो जो किसने ये जो सिस्टम चलाया, ये जो कि भाई रामचंद्र रेड्डी जी ने बोला कि हम क्या है देंगे आपको, जो जमीन दान देंगे, हम जमीन को क्या बोलते हैं, भू बोलते हैं। तो भूदान, जमीन हम आपको जो दान दे रहे हैं वो भूदान है। जो रामचंद्र रेड्डी जी ने घोषणा करी वो भूदान है। और जब पूरे गांव के गांव जमींदारों ने क्या है अपने दान कर दिए, उसे कहा जाता है ग्रामदान। तो ग्रामदान और भूदान, ये ग्रामदान भूदान जो शुरुआत है किसकी है, विनोबा भावे जी की है। और इसे क्या है, रक्तहीन क्रांति कहा जाता है, ब्लड लेस रिवॉल्यूशन कहा जाता है, कि इसमें एक भी खून की बूंद नहीं हुई और इधर से इधर की जमीनें कर दी। आइए जानते हैं।
श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसे भूदान के नाम से जाना जाता है। तो जमीन दान कर दी जाएगी, ये क्या है, रामचंद्र रेड्डी जी कहते हैं। बाद में विनोबा भावे ने यात्रा की और अपना ये विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने जो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश भी की थी। ये अपनी इच्छा से नहीं दे रहे, ये अपनी इच्छा से नहीं दे रहे भाई, ये तो क्यों है, डर है, डंडा है सरकार का, वो सरकार लेगी, उससे अच्छा है दानी भी बन जाओ, फेमस के फेमस हो जाएंगे। हो अरे यार उस फलाना जमींदार है ना, उसने मुझे 1 एकड़ जमीन दे दी, तो दानी भी बन जाएंगे, फेमस भी हो जाएंगे और क्या सरकार से भी बच जाएंगे। इसे ग्रामदान कहा जाता है। तो ध्यान रखना, जो रामचंद्र रेड्डी जी क्या है, भूमि दान करने की बात कर रहे हैं, पूरा गांव नहीं, भूमि दान करने की बात कर रहे हैं। तो भूमि को हम भू भी कहते हैं, भू का दान कर रहे हैं। और यहां पे क्या पूरे गांव के गांव दान कर देंगे, इसलिए ग्रामदान। तो भूदान और ग्रामदान शब्द एक साथ आया करते हैं। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था। भूमि सीमा कानून तो क्या है, एक भूमि पर सीमा लगा दी जाएगी, लिमिट लगा दी जाएगी, इससे ज्यादा आप जमीन नहीं रख सकते हो। तो इसलिए लोगों ने डरते हुए काम करा। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का भी नाम दिया जाता है। तो ये कौन है, विनोबा भावे जी है, जिनको की जो क्रांति चलाई वो रक्तहीन क्रांति है, कि बिना खून बहाए क्या है हमने क्रांति चला दी, कि जो अमीर है वो अपनी जमीन खुद ही क्या है गरीबों को ट्रांसफर कर रहा है। अब आ जाते हैं कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। तो हम जो कृषि की अर्थव्यवस्था है वो हम लोग क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र अर्थशास्त्र में जान चुके हैं, ठीक है। रोजगार में क्या है, रोजगार में आज भी कृषि बहुत ज्यादा रोजगार दे रही है, पर उत्पादन में क्या है, बहुत गिरावट है कृषि के। उत्पादन जो कृषि का उतना नहीं हो रहा, जितना उत्पादन कौन कर पा रहे हैं, तृतीय क्षेत्र कर पा रहा है, द्वितीय क्षेत्र कर पा रहा है, उतना उत्पादन कृषि नहीं कर पा रही। इस पर अभी चर्चा कर रहे हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है। कैसे रीढ़ की हड्डी है, देखो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ रही है, कृषि आ रही है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आ रही है, अब द्वितीय क्षेत्र जो हमने बनाया है उसमें उद्योग आते हैं, और फिर तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आती हैं। अब जो ये द्वितीय क्षेत्र है, इनको जो कच्चा माल मिलता है वो कहां से मिलता है, प्राथमिक क्षेत्र से, कृषि से मिलता है। भैया आपको कॉटन की शर्ट बनानी है तो कॉटन कहां से आएगा, कपास कहां से आएगा, प्राथमिक क्षेत्र से आएगा। आपको बैंक लोन देगी तो भाई बैंक लोन कब देगी, जब आप कुछ बिजनेस शुरू करोगे, कुछ काम धंधा शुरू करोगे, नहीं तो क्यों देगी। आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, क्यों होगा, क्योंकि जब आपके पास कोई बड़ी फैक्ट्री होगी, कुछ काम धंधा होगा, तभी तो होगा। तो मतलब इन दोनों का भी जो काम है ना, वो पूरा का पूरा प्राथमिक क्षेत्र पर ही टिका हुआ है। जैसे हमारी पूरी शरीर जो है वो इस रीढ़ की हड्डी पे टिकी हुई है ना बच्चों, उसी प्रकार से क्या है, जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था है वो किस पे टिकी हुई है, कृषि पे टिकी हुई है, प्राथमिक क्षेत्र पे टिकी हुई है। अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो हम ऐसे हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर हमारे प्राथमिक क्षेत्र कृषि में गिरावट आती है, सच में चिंता का विषय है। क्यों, क्योंकि इसमें गिरावट आने का मतलब है इसमें भी आएगा, और इसमें आएगा मतलब इसमें भी आएगा। तीनों इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का मतलब क्या है, जमीन जिसकी जीडीपी उसकी। में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी गिरावट लाएंगे, जो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ है। तो जो अब सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी में क्या हो रहा है, कृषि का क्या गिर रहा है, अंश गिर रहा है। जो कृषि का जो शेयर है वो क्या है, गिरावट आ रही है। तो बहुत ज्यादा धीरे धीरे गिरावट आ रही है। और ये अगर कृषि की जीडीपी में गिरावट आ रही है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है, विचारणीय मुद्दा है। हमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्यों ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर कृषि का गिरेगा तो जो दूसरे क्षेत्र है, द्वितीय और तृतीय, उसमें भी गिरावट आएगी, जो कि समाज के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का मुद्दा बन जाएगा। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, देखो अब कृषि में सुधार के लिए सरकार क्या क्या काम करती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मतलब रिसर्च सेंटर खोलती है सरकार, रिसर्च काउंसिल, रिसर्च सेंटर सरकार खोलती है, जैसे कि रिसर्च कर हम क्या करें, भाई ये जो यहाँ की मिट्टी है इसमें क्या होगा, इस चीज का उत्पादन बहुत ज्यादा होगा, इस चीज का उत्पादन करना चाहिए। रिसर्च सेंटर खोल रही है, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है, तो क्या है, यूनिवर्सिटीज खोल रही है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रही है, बच्चों को पढ़ा रही है एग्रीकल्चर के बारे में। अब क्या है, इसलिए एग्रीकल्चर मत करो कि भाई मेरे बाप दादा एग्रीकल्चर कर रहे थे, नहीं, आप उसे पैशन बनाओ। नहीं मुझे तो किसान मिट्टी में रहने में ही मजा आता है, मिट्टी है ना, मिट्टी में जो गांव की मिट्टी उसको सिर पे लगा लो, बहुत मजा आता है। तो बच्चों को पढ़ा रही है कि कैसे नई टेक्नोलॉजी के साथ हम क्या है कृषि कर सकते हैं। ये एक आपको असम का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दिखाया है मैंने।
पशु चिकित्सा सेवाएं, तो पशुओं की जो चिकित्सा सेवा है पशुओं पर बहुत ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि पशुओं से हमें दूध मिलना है, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, प्रजनन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जो अगर पशुओं का रिप्रोडक्शन पावर अच्छी होगी तो क्या होगा, ज्यादा पशुओं का जन्म होगा, जिससे कि हमारे पास क्या है, दूध की और जो बाकी चीजें उनकी क्वांटिटी बढ़ेगी जो हमारे लिए अच्छी है। तो प्रजनन केंद्र की स्थापना करी जाती है, मतलब एक तरह से हॉस्पिटल, और उनमें बहुत ज्यादा विकास करती है किसके, पशुओं के। बागवानी विकास, तो फल और सब्जियों के विकास में भी सरकार काम करती है। मौसम विज्ञान, मौसम के लिए पहले से बहुत ज्यादा तैयारी करी जा रही है कि भाई यहाँ पे अब इतनी बारिश हो सकती है, यहाँ पे बाढ़ आ सकती है, पहले से किसान तैयार रहे। मौसम के पूर्वानुमान, पूर्वानुमान पहले ही अनुमान लगा लेना कि अब क्या होगा, बारिश हो सकती है। के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई, तो इन सभी क्षेत्रों में क्या है, अनुसंधान रिसर्च को और डेवलपमेंट के लिए क्या है, सरकार ने काम करा है, उनको वरीयता दी है कि सबसे पहले इन्हीं पे क्या है, काम होना चाहिए। और प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी 1951 से 1956 तक, उसमें सरकार का मुख्य लक्ष्य ये था क्या, कृषि, कृषि का विकास करें, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हम लोग करें। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, वैश्वीकरण भूमंडलीकरण बात एक ही है, तो वैश्वीकरण का क्या हो, कृषि पर प्रभाव। अब हम ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण के बारे में जान चुके हैं कि बाहर की कंपनियां देश में आ रही है, बाहर की कंपनियां भारत में इन्वेस्ट कर रही है, बाहर की कंपनियों का उत्पादन बढ़ रहा है। अब बाहर वालों के पास तो टेक्नोलॉजी बहुत है, प्रौद्योगिकी बहुत है, तो फिर हम तो, जो हमारे लोग हैं वो तो पिछड़ जाएंगे, हमारी कृषि है वो तो पिछड़ जाएगी। तो किस प्रकार से हम लोग क्या है, उनके साथ कंपटीशन कर पाएंगे, ये हमारे लिए चैलेंज है। प्रतिस्पर्धा कैसे हो पाएगी, और अगर हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे तो ये बहुत दुख का मुद्दा है, हम पिछड़ जाएंगे और जो बाकी देश के लोग हमारे देश में आकर के कमा रहे हैं वो आगे निकल जाएंगे। तो वैश्वीकरण का क्या प्रभाव होता है, 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों में से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायकी दी जाती है। सहायकी का मतलब क्या होता है, सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी, सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि भाई कुछ जो शेयर है सरकार मिला देती है, कुछ पैसा सरकार मिला देती है। सहायकी जैसे सिलेंडरों पर भी सब्सिडी आती थी, शायद पहले आती थी, अब का पता नहीं आती है या नहीं आती। तो सब्सिडी आती थी, मतलब जैसे मान लो 1000 का सिलेंडर है तो सरकार बोलती थी 600 आप दे दो, 400 हम दे देंगे, तो वो सब्सिडी होती थी, सहायकी होती थी। तो क्या होता है कि करने में बहुत ज्यादा असमर्थ है, जो अब हमारे जो लोग हैं, हमारे जो देश के किसान हैं, वो करने में, कॉम्पिटिशन करने में असमर्थ है। क्योंकि पहली बात तो हम तो पारंपरिक तरीकों से चल रहे हैं, हमारे यहाँ पे ना तो मिट्टी का कोई टेस्ट होता है, ना यहाँ पे हमारे कोई पौधों का टेस्ट होता है, कुछ नहीं होता, हम तो हमारे पुराने तरीकों से चल रहे हैं। और वहां पे क्या है, पूरी टेक्नोलॉजी के साथ, पूरे सिस्टम के साथ अच्छे से चेक होगी, पहले मिट्टी चेक करी जाएंगी कि मिट्टी कैसी है, मिट्टी के लिए कौन सी फसल अच्छी होंगी, ये सारा चेक करा जाता है। और वहां पे सहायकी सब्सिडी सरकार बहुत देती है, बहुत मदद किसानों को करती है। तो ये बात तो कहना गलत है कि हमारे देश की सरकार किसानों को मदद नहीं करती, बहुत किसानों को मदद करती है, सहायकी देती है, काफी बार लोन को भी माफ कर देती है सरकार। तो हमारी सरकारें बहुत उदारवादी हैं। ये जैसे कि एक जो महिला किसान है वो क्या है, सब्जी बेच रही है, तो कंपटीशन के लिए पर्याप्त नहीं है, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रही। आज भारतीय कृषि दो राहें पर है, दो राहें मतलब दो रास्तों पे भारतीय कृषि खड़ी है। वो दो रास्ते कौन कौन से, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है। पहला क्या है, भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है। सक्षम और लाभदायक, इतना हम सक्षम बन जाए कि हम खुद तो भरी लें और बाहर बेच कर हम लोग खुद का भी लाभदायक बना ले। सक्षम मतलब हम खुद का पेट भरे, और लाभदायक मतलब दूसरों का पेट भर करके हम पैसा कमाएं। पहला चैलेंज तो हमारा ये है। दूसरा क्या है, सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। दूसरा चैलेंज है कि सीमांत, जो छोटे और जो थोड़े कमजोर, जो पिछड़े किसान हैं, उनकी स्थिति सुधारो। अब हमें लाभ भी कमाना है और क्या है, सामाजिक विकास करना है। भैया ये तो क्या है, लाभ कमाने वाली योजना है, और ये क्या है, सामाजिक विकास वाली योजना है। तो दो राहें पे हमारी कृषि खड़ी है। अगर हम ये करने लग गए ना तो हम इन्हें भूल जाएंगे, क्योंकि इनको करने का मतलब क्या है कि भाई आप ज्यादा ज्यादा उत्पादन करो, नई से नई टेक्नोलॉजी लाओ। अब नई से नई टेक्नोलॉजी कौन खरीद सकता है, जो अमीर किसान है वही खरीद सकता है। तो इनका अगर हम करने लग गए तो ये पिछड़ जाएंगे, और इनके विकास के लिए सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसा झोंकने लगे, ज्यादा पैसा झोंकने लगे, तो ये फिर क्या करेंगे, तो वो पैसा वहीं चला जाएगा, फिर हम माल कैसे बाहर ले जाएंगे। तो चैलेंज हमारे पास है, पर भारत सरकार दोनों पे अच्छे से काम करती है। हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग, जल भरतों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ। तो हरित क्रांति के दौरान क्या हुआ, काफी रसायनों का यूज हुआ, काफी केमिकल्स का यूज हुआ, और जब वो ज्यादा केमिकल्स का यूज होने लगा ना, तो उससे क्या हुआ, जो जल भरतों के सूखने, मतलब जो हमारी जमीन में पानी है वो भी सूखने लगा। उसके साथ साथ जो जैव विविधता है, जैव विविधता का मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इसका मतलब क्या है,
देखो, डाइवर्सिटी या विविधता हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। विविधता का मतलब होता है वेराइटीज होना। आपके पास क्या हो, बहुत सारे चॉइस हो। जैसे कि हमने सामाजिक या सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में चर्चा करी थी, जहां पे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर हमारे पास बहुत सारी विविधता है। ठीक है, उसी प्रकार से बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है, आपके पास एनिमल्स की और प्लांट्स की, मतलब जानवरों की और पेड़ पौधों की क्या हो, आपके पास बहुत ज्यादा विविधता हो, बहुत ज्यादा क्या हो, वेराइटीज हो। हमारे पास अलग अलग प्रजाति के जानवर हैं, हमारे पास अलग अलग प्रजाति के क्या है, पेड़ पौधे हैं। तो ये जो क्या है जैव विविधता है ना, वो भी विलुप्त होने लगी। हमने जंगलों को काटना शुरू कर दिया, हमने और काम करना शुरू कर दिया, तो वो जो जानवर है वो वहां से विलुप्त होने लगे, हटने लगे, गुम होने लगे वहां से। और उससे भूमि निम्नीकरण भी हुआ है, रसायनों के से जमीनें खराब होना शुरू हुई है। आज जीन क्रांति संकेत शब्द है जिसमें जनिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। अब जीन क्रांति क्या है उसको समझते हैं। जनिक इंजीनियरिंग बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जानी जाती है। मतलब क्या हो, नए जो बीज हैं, जो आविष्कारी, जो शक्तिशाली बीज है, उनका क्या करा जाए, उन्हें पैदा करा जाए, उन्हें ऐसा बनाया जाए जिससे क्या ज्यादा से और भी उपज हो। अब हम हरित क्रांति का एक स्टेप आगे आ चुके हैं। जीन क्रांति की बात कर रहे हैं, जीन रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हरित क्रांति से भी हम लोग आगे आ चुके हैं। वास्तव में कार्बनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है क्योंकि ये उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है। देखो, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि 1960 से जो 70 वाला दौर रहता है, जब हरित क्रांति चलती है, तब हम क्या है, हम लोग पारंपरिक से कहां जा रहे हैं, आधुनिक की ओर जा रहे हैं। पारंपरिक से आधुनिक की ओर जा रहे हैं कि भाई गाय का गोबर डालते हो, नहीं गाय का गोबर मत डालो। क्या करो फिर, आप जो रसायन आ रहे हैं वो डालो, केमिकल फर्टिलाइजर्स डालो, उर्वरक जो रसायन है केमिकल वाले वो डालो। हम आधुनिक की तरफ जा रहे हैं। और आज वापस से जो समय की मांग है ना, वो आज जो समय की मांग है वो फिर से इसकी उल्टी हो गई है कि आधुनिक मत करो, पारंपरिक करो। गाय का गोबर है ना, डालो ना। कीटनाशक है, पेड़ पौधे खराब होते हैं, नीम है घर में, हाँ बोले नीम की डाली डालो, तोड़ो, उसके जो पत्ते हैं उसको पानी में डालो और पानी में भिगो और फिर पानी के सारी जगह छींटे डाल दो। तो अब हम वापस क्या है, पारंपरिक पे आ रहे हैं। उसका फायदा देखो क्या है, हाँ मैं मानता हूं इस तरीके से क्या है, थोड़ी उपज कम हो सकती है, उपज में थोड़ी सी क्या है गिरावट आ सकती है। आधुनिक से उपज तो बहुत ज्यादा हो रही थी। आप 10 किलो की जगह 100 किलो गेहूं आप बना रहे थे, पर एक बात बताऊं, जो आप खा रहे थे ना वो प्योर नहीं था। आजकल लोग मतलब 60 साल से पहले तो भगवान को प्यारे हो जाते हैं, पहले ही खेल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें क्या है, प्योर खाना नहीं मिल रहा, अब हमें अच्छा खाना नहीं मिल रहा। तो उससे क्या है, हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है। कभी पेट में दर्द होता है, कभी हाथ में दर्द होता है, कभी सिर में होता है। मम्मी आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों बेटा? मम्मी कल वो पिज्जा खा के आया था ना मैं। हाँ बस, तो बेटा तो एक तो फास्ट फूड है ना, वो हमें त्याग देना चाहिए, बिल्कुल ही त्याग देना चाहिए। और जो है हमें क्या होना चाहिए, पारंपरिक विधि से ही काम करना चाहिए। तो अब वापस जो काम हो रहा है वो कार्बनिक, मतलब जो पारंपरिक विधियां है, ऑर्गेनिक तरीके, उनसे काम हो रहा है। और आपको बता देना चाहता हूं, सिक्किम है ना, सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर मेरे प्यारे बच्चों सारा काम कार्बनिक कृषि के आधार पर होता है, ऑर्गेनिक होता है, पारंपरिक विधियों से होता है। ये जैसे कि पहले पारंपरिक विधि थी, 2 बैलों के द्वारा क्या था, जो खेत है उन्हें जोता जाता था। इस पर मुझे एक थोड़ी सी मोटिवेशनल स्टोरी याद आ रही है, वो सुनाता हूं आप लोगों को। एक क्या है, एक किसान होता है, तो उसके जो बेटा होता है, वो 2 ही जने उस घर में रहते हैं। तो उस बेटे को क्या है, पुलिस पकड़ करके ले जाती है। उसको पुलिस जब पकड़ करके ले जाती है, ठीक है, अब उस पर जो कार्रवाई चलती है उस बात को आप एक बार भूल जाओ। फिर एक समय आता है जब उस किसान को क्या होता है, खेत को जोतना होता है। खेत को जोतना होता है, वो जोतने के लिए क्या है, अब उससे जोता नहीं जाता क्योंकि उम्र हो गई है, अब बुढ़ापा आ चुका है, तो अकेला जोत नहीं सकता। हर बार तो उसका बेटा मदद करवा देता है। तो जब उसका बेटा मदद करवा देता है ना, तो ठीक था, पर अब बेटा तो जेल में बैठा है। तो वो एक बेटे को पत्र लिखता है, बेटा मुझे तेरी बहुत जरूरत है, ठीक है, मैं खेत को नहीं जोत पा रहा हूं, ऐसा वैसा। तो अब देखो दिमाग क्या होता है हर जगह क्या है, आपको ताकत की जरूरत नहीं होती, कभी कभार दिमाग की भी आपको जरूरत होती है। तो उसने क्या करा, उसने एक पत्र लिखा, वहां से जेल से एक पत्र लिखा अपने पिता को और बोला कि पिताजी आप खेत को मत जोतिएगा। बोले क्यों? बोला आप खेत को मत जोतिएगा क्योंकि वहां पे मैंने हथियार छुपा रखे। और बोला हथियार छुपा रखे। अब ये जो जब पुलिस के हाथ लग गई कि हाँ तो पुलिस ने क्या करा, पूरे खेत को जोत दिया पूरे खेत की खुदाई कर दी। बोला कहां पर हथियार, कहां पर हथियार, पूरे खेत की खुदाई कर दी, हथियार नहीं मिले। फिर वापस उसने एक पत्र लिखा, बोले पिताजी अब आप है ना खेत में फसल बो दीजिए क्योंकि जुताई तो मैंने पुलिस वालों से करवा दी है। तो क्या है कि ये जो मोटिवेशन इसमें ये है कि आप कहीं कभी कभार आपको दिमाग की जरूरत इस्तेमाल करना चाहिए, हर जगह ताकत का या बल की जरूरत नहीं होती। अगर आपके मन में सच में दृढ़ संकल्प है कि मैं किसी काम को करूं, मैं किसी काम के लिए बना हूं, तो मुझे करना चाहिए। एक और आपको सुनाता हूं कि विश्वास की क्या ताकत होती है, विश्वास क्या होता है।
एक अमेरिका में सच्ची घटना है, अमेरिका में एक इंसान जब डांस करता था ना तो बारिश होती थी, तो सब ने बोले यार चौंक जाते थे, बोले यार तू डांस करता है तो बारिश क्या होती है। तो एक रिपोर्टर आई और उसने इंटरव्यू लिया, बोले सर ऐसी क्या बात है कि आप डांस करते हैं और बारिश होती है। वो बोलता मैम कोई भी बात नहीं, सिर्फ 2 कारण है इसके पीछे। बोले 2 बातें हैं। बोले 2 बातें कौन कौन सी है। बोले पहली बात तो ये, जब मैं डांस करता हूं ना तो मुझे विश्वास है बारिश होगी। पहला तो मेरा यह है कि जब मुझे विश्वास है कि बारिश होगी, मैं तो बोल देता हूं मैं डांस हो, मैं विश्वास है बारिश होनी ही चाहिए। और बोले दूसरा यह है कि मैं जब तक डांस करता हूं जब तक बारिश ना हो जाए। और मतलब कोई लॉजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई करिश्मा मुझ में नहीं है, बस ये ही 2 बात है। पहला तो विश्वास है कि जब तक डांस करूंगा बारिश होगी होगी, और दूसरा तब तक डांस करना जब तक बारिश ना हो जाए। तो इसीलिए आप भी खुद में विश्वास करो कि आप बोर्ड टॉपर बनोगे, आप भी सामाजिक में 100 आउट ऑफ 100 लाओगे। और दूसरा, जब तक मेहनत करते जाओ जब तक आप बोर्ड टॉपर नहीं बन जाते। जब तक मेहनत करो जब तक आपके स्कूल के टेस्ट में, आपके स्कूलों के एग्जाम में क्या हो, फुल आफ्टर फुल मार्क्स ना आ जाए। पूरी मेहनत हमें करते रहना चाहिए। इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है कि इसका कार्बनिक या जो पारंपरिक विधि उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। भारतीय किसानों को सस्यावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगाना चाहिए। सस्यावर्तन, हमें सस्या प्रारूप पढ़ा था, 3 फसलों की जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो हमने पढ़ी थी। तो ये क्या कर रहे हैं, उससे हट करके अब क्या होना चाहिए, जो खाद्यान्नों के स्थान पर क्या है, जो कीमती फसलें, जो कॉमर्शियल क्रॉप्स है, जो वाणिज्यिक जो फसलें हैं उनको उगाना चाहिए, जिससे क्या हो, किसान के हाथ में खूब पैसा आ जाए और वो खूब अमीर बन जाए। इससे आमदनी अधिक होगी, आमदनी बढ़ेगी, इनकम बढ़ जाएगी किसान की, और पर्यावरण की जो निम्नीकरण है, लैंड डिग्रेडेशन है, वो भी कम होगा। फलों, औषधीय फलों और बायोडीजल फ्लो, जट्रोफा और जोजोबा फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो भाई आप फल उगाओ, फल सब खरीदते हैं, बहुत पैसा आएगा। औषधीय पौधों जिसमें औषधीय होती है, मतलब जिनमें क्या है, दवाई का वाला काम करती है, ऐसे उगाओ। बायोडीजल फसलों, ये बायोफ्यूल्स है, ठीक है, तो ये आपके फ्यूल्स में काम आ सकती है, जलाने में, यूज करने में, इनमें आपके बहुत काम आ सकती है। जट्रोफा, ये है जट्रोफा का फसल, और ये है जोजोबा। इनके बारे में आप अगर गूगल पर सर्च करके पढ़ोगे बहुत ज्यादा डिटेल से बहुत कुछ है, पर सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है ये बायोडीजल फसलें हैं, या बायोफ्यूल्स फसल भी इन्हें कहा जाता है। फूल और सब्जियों को उगाओ, ये सब क्या है, इनमें आपको सिंचाई की भी कम जरूरत होती है और आपको ज्यादा इनकम भी होती है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। तो भारत में क्या है, जलवायु की भी विविधता है। जलवायु मतलब क्लाइमेट की भी आपके पास क्या है, विविधता है। क्लाइमेट भी आपके कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड, कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी, कहीं पे बहुत ज्यादा मीडियम टेम्परेचर रहता है। उस हिसाब से हम ये फसलें उगा करके क्या है, ज्यादा अर्निंग किसान कर सकता है। तो इसी के साथ भैया आप घरों पे रहें, सुरक्षित रहें, और जब बाहर जाए तो मास्क लगा कर जाए। और आज हमारा जो अध्याय 4 है भूगोल का कृषि, वो भी कंप्लीट हो चुका है, धमाकेदार तरीके से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और बिल्कुल जी जान लगा कर आप अपनी तैयारी करिए, जुट जाइए अब तैयारियों में। अब समय नहीं है इधर उधर घूमने का, अस्त व्यस्त रहने का। अब सिर्फ और सिर्फ व्यस्त रहो, और कहां पे रहो, घरों में रहो और अच्छे से रहो। और कोई परेशानी आई आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और अच्छा लगा हो तो आप धमाकेदार लाइक शेयर सब्सक्राइब आपके अपने चैनल को करिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।